हेलो फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं उषा प्रियंवदा जी की लिखी हुई कहानी मछलियाँ। विजी सड़क के किनारे खड़ी है। पतझड़ की सुनहरी रंग भरी शाम सड़क और इमारतों पर छाई हुई है। पूर्व से रह रहकर हवा आती है, जिससे विजी की हल्की पारदर्शी नायलॉन की साड़ी पर छपे फूल धीरे धीरे हिलते हैं। सारे दिन के बाद जूड़ा ढीला हो नीचे गर्दन पर टिका है और बैम्बू क्लिप का एक सिरा मांस में निरंतर चुभ रहा है। विजी अकेले नहीं है, पास ही नटराजन भी खड़ा है। पर विजी ने नटराजन की ओर से मुंह फेर लिया है, क्योंकि विजी की आंखों में आंसू हैं। विजी नहीं चाहती कि नटराजन जाने कि वह रो रही है। 3 महीनों के बाद लौटकर विजी ने जो समाचार सबसे पहले सुना वह यह था कि नटराजन शीघ्र ही मुकी नयनतारा मुखर्जी से विवाह करने जा रहा है। कहाँ वह डायन, कहाँ बेचारा नटराजन। विजी चाहती है कि इस बात का बुरा ना माने कि नटराजन को मुकी अच्छी लगती है, कि मुकी ने विजी को निमंत्रण नहीं दिया, कि स्वयं नटराजन ने अभी तक एक बार भी नहीं पूछा है कि विजी तुम आओगी ना। अगर पूछे तो विजी को वह सब कहने का अवसर मिले जो हृदय में कल से उमड़ घुमड़ रहा है। शाम को सड़क पर आवाजाही बहुत बढ़ जाती है। लाल बत्ती के बदलने पर दोनों सावधानी से सड़क पार करने लगे। कुछ दूर चलने पर भीड़ और रोशनियों वाली सड़क अचानक ही अंधियारी और उदास दिखने लगती है। अब नटराजन को विजी का चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देता। यहाँ खड़े होकर वह विजी का सिर अपने सीने से लगा लेना चाहता है, क्योंकि उसका उदास सा दुखी चेहरा नटराजन से नहीं देखा जाता। पर वह स्वयं जानता है कि वह ऐसा नहीं करेगा। नटराजन को अपने संयम पर गर्व है और उसके मन में यह संतोष है कि उसने कभी विजी के सम्मुख अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया। जो अभी तक विजी से गोप्य रखा, उसे अब कहने की जरूरत भी क्या। विजी का घर पहले आता है। वह वहाँ एक पल ठिठकी और बोली, आओ एक कप कॉफ़ी पीकर चले जाना। विजी के स्वर में आग्रह न था, आत्मीयता भी न थी, पर कुछ था अवश्य। नटराजन जाते जाते रुककर खड़ा हो गया। मुकी को पता लगेगा तो वह बहुत बुरा मानेगी। विजी और मुकी में लंबी अनबन है। विजी तो मुकी का नाम तक नहीं सुन सकती, पर नटराजन तो अभी स्वतंत्र है। उसने देखा कि विजी दरवाजे के ताले में चाबी डालकर घुमाते हुए मुड़कर देख रही थी कि वह आता है या नहीं। अच्छा, नटराजन ने कहा। विजी ने दरवाज़ा खोला, अंदर जाकर बत्ती जलाई। आओ, अपने पर्स को मेज़ पर रखते हुए विजी ने कहा। नटराजन ने कमरे के मध्य में खड़े होकर चारों ओर नज़र दौड़ाई। दीवार पर एक एयर इंडिया का पुराना कैलेंडर, मैक्सिकन बास्केट के सेट वाला लंबा लैंप, सोफे पर छींट वाली वही खोल। चाय पियोगे या कॉफ़ी? विजी ने पूछा और उत्तर की आशा में विमनस्क भाव से खड़ी रही। कॉफ़ी हो तो कॉफ़ी, नहीं तो एक गिलास पानी से काम चलेगा। लगता है कि मीठा बोलना भूल गए हो। कौन, मैं कि तुम? मैंने तो मीठा बोलना ही जाना कब था। मीठा तो वह बोलती है। विजी ने कहते कहते अपने को रोक लिया और रसोई की ओर चली गई। कमरे से रसोई का दरवाज़ा दिखता है। नटराजन ने कुर्सी से थोड़ा सा आगे उठकर पूछा, कौन? विजी रसोई के अंदर हो गई, जिससे नटराजन को न देख सके। तब नटराजन ने कुछ स्वस्ति सी अनुभव करते हुए पैर फैलाकर सामने रखी मेज़ पर टिका दिए। रसोई में से पानी गिरने की झरझर आवाज़ आ रही थी। खिड़की के प्लास्टिक पर्दों के उस पार कुछ नहीं दिखता। अमेरिका के इस शहर में विजी नाम की लड़की के घर में अकेले बैठे नटराजन को इस समय कुछ भी असंगत नहीं लगता। वह भूल सा जाता है कि कुछ ही दिन बाद उसका दूसरी लड़की से विवाह होने जा रहा है। जैसे उसने अपनी भावनाओं विचारों को अलग अलग कक्षों में बांट दिया है। 6 साल से वह विदेश में रहते रहते ऊब गया है, पर भारत में पसंद की नौकरी न मिलने से यहीं कुछ वर्ष और रहना होगा। उसने मुकी से विवाह करने का निश्चय बहुत ठंडे दिमाग से सोचने विचारने के बाद किया है। मुकी उसे कुछ मायनों में अच्छी लगती है। मुकी के मन में नटराजन के लिए आदर है। दोनों जानते हैं कि विवाह का दायित्व वे अच्छी तरह निभा सकेंगे, पर यह सब विजी को कैसे समझाया जाए। कमरे में घी गर्म किए जाने की सुगंध भर उठी, फिर ढेर सी प्याज मक्खन में छोड़ दी गई। विजी, क्या बना रही हो? नटराजन ने आवाज़ ऊंची करते हुए पूछा। स्टेनलेस स्टील की कलछी हाथ में पकड़े विजी ने रसोई से थोड़ा सा इधर आकर कहा, यूँ ही कुछ थोड़ा सा। कितनी बार बताया है कि पहले सरसों के दाने चटका लिया करो। प्याज पहले डालने से वह ठीक से नहीं चटकते। नटराजन कहते कहते कुर्सी से थोड़ा उठा, फिर बैठ गया। आज वह विजी का अतिथि है। रसोई में जाकर बीच में अड़ंगा लगाना उसके लिए शोभन नहीं है। वे दिन नहीं है जब अपार्टमेंट मनीष और नटराजन का था और रसोई में उनका आधिपत्य। मनीष को दक्षिणी भोजन अच्छा लगता है, यह जानकर विजी ने सोसाह नटराजन की शिष्या बनना स्वीकार कर लिया था। विजी ने कैसे पूर्ण रूप से मनीष की रुचियों के अनुरूप ढलना आरंभ कर दिया था।
उन दिनों विजी रह रहकर हंसा करती थी और उसकी उज्ज्वल तरल आँखों में आंतरिक उल्लास की आभा झरती थी। अब तो उसके गोरे चेहरे पर कलौंस आ गई है, हंसी जैसे उसके होठों को हल्के से छूकर लौट जाती है। विजी 2 तस्तरियों में उपमा ले आई और मेज पर रखकर कॉफ़ी लेने वापस लौट गई। नटराजन की एक्सपर्ट आंखें देख रही हैं कि प्रिपरेशन ठीक नहीं है। सूजी कहीं कहीं जल गई है, पर कॉफ़ी लाकर विजी ने तस्तरी उसे दी तो वह चुपचाप खाने लगा। विजी ने स्वयं भी 2 चम्मच उपमा खाकर तस्तरी रख दी और कहा, ठीक नहीं बना है ना। उस क्षणांत में जैसे पहले वाली प्रफुल्लता हासिनी विजी इस क्लांत मुख से झांक गई। नहीं तो अच्छा है, नटराजन ने कहा। उसे लगा कि जैसे इस बीच विजी ने अपने को थोड़ा सा और दूर हटा लिया है। दोनों के बीच की दूरी अनकही बातों की दीवार बढ़ती जा रही है। विजी ने कॉफ़ी का प्याला उसकी ओर बढ़ाया। नटराजन ने प्याला थामते हुए वातावरण को यथासाध्य सहज बनाने के प्रयत्न में पूछा, वाशिंगटन में कैसा लगा विजी? यहाँ कब तक रहने का इरादा है? वाशिंगटन में मैंने एक नाटक देखा था जो बहुत पसंद आया, छोटी मछली बड़ी मछली, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगलती रहती है। तब से कभी कभी सोचती हूँ कि क्या छोटी मछली उलट कर वार भी नहीं कर सकती। कहकर वह अनमनी सी हंसी। तुम नहीं समझोगे, बहुत उलझी बिखरी मानसिक प्रक्रिया होती जा रही है मेरी। घर में सब ठीक प्रकार है ना? पिता, भाई, बहन? विजय ने इस प्रश्न पर चकित आंखें उठाई और कहा, वे लोग मुझे चिट्ठी ही कहाँ लिखते हैं। तुमने उन्हें सूचना नहीं दी? इतना लड़ भिड़ कर इतने गर्व के साथ चली आई थी, यह किस मुंह से लिखती कि शादी टूट गई है। मनीष का जी मुझसे भर गया है। विजय की बात में हल्की हल्की कड़वाहट है। नटराजन नहीं चाहता कि यह बात आगे बढ़े। विजय और मनीष के विवाह न करने में मुखी का जितना हाथ रहा है, नटराजन से छिपा नहीं। इस नाटक का वह अद्योपांत दर्शक रहा है। थोड़ी कॉफ़ी और दोगी विजय? उसने पूछा। बाहर अंधेरा गाढ़ा हो गया है। कमरे में लैंप सेट की झिंझरियों से निकल कर दीवार पर गिरता प्रकाश अच्छा दिखता है। विजय ने अपने बालों में अटका क्लिप निकाल कर मेज पर रख दिया और सिर को धीरे धीरे कई झटके दिए जिससे बाल पूरे खुल जाएं। और तुम कैसे हो? ठीक हूँ। तुमने समाचार तो सुना ही होगा, नटराजन ने हल्के से पूछा। पर झगड़ने का मूड अब विजय का नहीं था। वह एकाएक असीम थकान से भर उठी। दाईं बाँह फैलाकर उसने सोफे पर टिका दिए। हाँ, विजय के स्वर से नटराजन को कुछ अंदाज न हुआ कि विजय की क्या प्रतिक्रिया है, पर विजय ने सायास आँखें पूरी खोलकर पूछा, अच्छा नटराजन, तुम्हें वह बहुत पसंद है? बहुत अच्छी लगती है, उसके बिना रह नहीं सकते। नटराजन चौंक गया। एकाएक कुछ उत्तर न दे पाकर वह विजय को देखता रह गया। जानती हूँ, विजय ने कहा। उसकी आंखें लंबी लंबी हैं। वह सोफिस्टिकेटेड है, कार चलाती है, अंग्रेजी में कविता लिखती है, पीली मछलियाँ पालती है। वह सभी को अच्छी लगती है, तुम्हें भी, मनीष को भी, सबको। पहले विजय का कंठ रुद्ध हुआ, फिर ढेर से आंसू आँखों में उमड़ आए, पर वह कहती गई, मैं उसके आगे क्या कहूँ, अत्यंत क्षुद्र, उपेक्षणीय। मुझे तो तुम निमंत्रण पाने तक का अधिकारी भी नहीं समझते। नटराजन उठकर विजय के पास बैठ गया। कैसी पागलपन सी बातें कर रही हो? तुम्हें क्यों नहीं बुलाएंगे? मुकी आजकल बहुत बिजी है, इसी से निमंत्रण भेजने में देर हो गई होगी। नटराजन कह रहा है और मन ही मन अपने को धिक्कार रहा है। क्यों उसमें स्पष्ट बात कहने का साहस नहीं है। अनेक बार चाहने पर भी मुंह से विजय को न जता सका कि वह उसके लिए कितनी प्रिय है। 6 वर्षों के इस दीर्घ प्रवास में अनेक युवतियों से परिचय हुआ, पर विजय के मात्र नैटक्य से उसमें जो प्रतिक्रियाएं होती थी, वह नटराजन के लिए एक नया ही अनुभव था। पूरी तरह जानते हुए कि विजय मनीष की वाग्दत्ता है कि कुछ ही महीनों बाद दोनों विवाह कर लेंगे, नटराजन को विजय के बारे में सोचना भला लगता था। दिन भर अपने को काम में व्यस्त रखने पर भी यह आशा मन में जगी रहती थी कि शाम को शायद विजय मनीष से मिलने आए। मनीष के पास उन दिनों पैसे की बहुत तंगी थी, इसलिए विजय को अधिक घुमाने फिराने के बजाय वह संध्याएं अपार्टमेंट में बैठकर बियर पीते और संगीत सुनते हुए गुजारता था। विजय इधर उधर अत्यंत उदास भाव से मंडराती थी और नटराजन दोनों के अकेलेपन में
बाधक न बंद अपने कमरे में लेटा पुस्तक पढ़ता हुआ दीवार के उस पार विजी की हंसी सुन सकता था और एक सुगंध सी सारे घर में छाई रहती थी। पर वे दिन अब नहीं है। नटराजन अब बैठकर उन खोए दिन को याद में सिर नहीं धुनेगा। अगले सप्ताह वह नयनतारा मुखर्जी नाम की एक सोफिस्टिकेटेड लड़की से शादी करेगा। मनीष और विजी के साथ जिस दायरे में घिर गया था उसे काट फेंकेंगे। मुखी फाइन आर्ट की छात्रा है। वह तांबे के पात्र गढ़ती है जिस पर चित्र बनाती है। नटराजन ने विवाह से पहले ही अपने बैंक के अकाउंट में उसका नाम भी चढ़वा दिया है और उसे पूरी छूट दे दी है। मुखी की राय से एक नई अपार्टमेंट बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर 3 कमरों का फ्लैट ले लिया गया है। मुखी ने डेनिश पद्धति का फर्नीचर ऑर्डर किया है और उसकी एक मित्र पर्दे बना रही है। मुखी ने अपने को नए घर को सजाने में व्यस्त कर लिया है। नहीं, मुखी के साथ घर जमा कर रहना नटराजन को बुरा नहीं लगेगा, पर यहाँ बैठे बैठे मन की वेदना की एक खरोंच बाकी है। यह पास बैठी रुदिता विजी मन में जितना अपनी है वह शायद मुखी कभी न होगी। नटराजन एक दर्शक रहा है, उसे इससे अधिक प्राप्त न होगा। नटराजन एकाएक कठोर हो आया। ऐसी छिन्न दलित तो विजी कभी न थी। बंधु बांधवों से दूर सुबह से शाम तक परिश्रम के बाद अकेले संध्या और रात बिताते हुए विजी को कैसा लगता होगा, इसका नटराजन कुछ अनुमान लगा सकता था। और ऐसी साधना मनीष के लिए, मनीष जिसने एक बहुत ठंडे अनासक्त भाव से नटराजन से कह दिया था, विजी के लिए मेरे मन में अब कुछ नहीं बचा। वह बहुत सीधी सरल अनकॉम्प्लिकेटेड लड़की है। मुझे बांध सके, संतुष्टि दे सके, ऐसी मानसिक गहराइयाँ नहीं हैं उसमें। मुझे पत्नी चाहिए तो मुखी जैसी कलात्मक, स्फूर्तिदायक, इंटेलेक्चुअल। फिर मुखी भी उसे न बांध सकी। विजी रो मत, नटराजन ने कहा। कितना चाहती हूँ कि दृढ़ बनूं, पर फिर न जाने क्यों बहुत दुर्बल हो आती हूँ और आंसू नहीं रुकते। विजी, तुम अब भी? हाँ नटराजन, मनीष कहा करता था कि प्यार चूक जाता है, भावनाएं मर जाती हैं। अक्सर सोचती हूँ कि मुझ में ऐसा क्यों नहीं होता, मैं क्यों निर्मम कठोर नहीं हो पाती। मुकी मुझ पर हंसती थी, मेरे भारतीय संस्कारों पर। मुझे इस पर लज्जा नहीं है कि मैं उसकी तरह आधुनिक नहीं हूँ। विजी कुछ याद आने पर चुप हो गई। कुछ देर वह दीवार की ओर एकटक ताकती रही, फिर उसने आंखें पोंछकर छेपी सी मुस्कान होठों पर लाकर कहा, न जाने क्यों तुम्हें सम्मुख पाकर मैं बिखरने लगती हूँ। जो कुछ मन की तहों में छिपा कर रखती हूँ, तुम्हारे आगे चीख कर कहना चाहती हूँ। वहाँ अधिक बैठे रहना नटराजन को असहनीय प्रतीत होने लगा। वह उठ खड़ा हुआ और कुर्सी पर पड़ा अपना कोट पहनते हुए कुछ तल्खी से बोला, इसकी चिंता न करो विजी, मैं हमेशा हरेक की बातें सुनने को अद्यत हूँ। जैसे नटराजन एक बहुत कन्वीनियंट व्यक्ति है जिससे सभी अपने अपने मन की बात कह लेते हैं, पर उसके अंदर भी तो कुछ है जो काटता रहता है, हर समय घूमता रहता है। कमरे से बाहर आकर ठंडी हो आई रात में नए घर की ओर चलते हुए नटराजन की आँखों के आगे विजय का आहत दमनीय हो आया चेहरा घूमता रहा। फिर अपने ऊपर आक्रोश भी कि जो स्वयं ही आहत है, उसे और दुखी करने से क्या फ़ायदा। अगर चुपचाप उसकी बात सुन लेता तो क्या जाता। पर साथ ही मन में थोड़ी सी झुझलाहट खूब झकझोरकर विजय को जगह देने की इच्छा कि मनीष अब नहीं लौटेगा। फिर वह क्यों उसके नाम को अब तक पकड़े बैठी है। मनीष ने तो कभी जरा भी विजय की सुविधा या सुख का ख्याल नहीं किया। एक ही मकान में मनीष के साथ रहकर उसके स्वभाव व प्रवृत्तियों से अच्छी तरह परिचय हो गया था और यह मनीष सा लापरवाह व्यक्ति ही कर सकता था कि लगातार पत्र लिखकर विजय को भारत से बुलाए और उसके पहुंचने से पहले ही प्रतीक्षा करने से ऊब अकेला मैक्सिको चल दे। उसके जाने के बाद नटराजन घर में अकेला रह गया था। एक सोई सी दोपहर में फ़ोन बजने लगा और एक डरी सी रुआसी आवाज़ मनीष को पूछने लगी। मनीष को अब भी अनेक आवाज़ें पूछा करती थी। इस बार जो कुछ नटराजन ने सुना उससे वह कुछ क्षण स्तब्ध बैठा रह गया। फिर जल्दी जल्दी कपड़े बदल गराज से कार निकालकर एयरपोर्ट की ओर जाते हुए नटराजन को लगता रहा कि कहीं कुछ गड़बड़ी है। मनीष की मंगेतर भारत में है, दोनों की कॉलेज से मैत्री रही है।
यह उसे मालूम था, पर वह मनीष की मंगेतर पर वह यहाँ अचानक आ पहुँचेगी, इसका उसे अनुमान भी न था। फिर मनीष की आर्थिक स्थिति भी अभी विवाह कर गृहस्थी बसाने की न थी। एयरपोर्ट पहुंचकर नटराजन ने लाउंज के द्वार पर खड़े होकर चारों ओर देखा। अलग हटकर एक कुर्सी पर बैठी विजी सहज ही दृष्टि में आ गई। पास जाकर अपना परिचय देते हुए नटराजन को विस्मय का दूसरा झटका लगा। जिस स्मार्ट सिट में मनीष था उससे विजी भिन्न थी। उसके वस्त्र, केश विन्यास और झिझकते हुए स्वर में स्पष्ट निम्न मध्यवर्गीयता थी। नटराजन ने उससे कुछ मिनटों तक क्या बातें की उसे स्वयं याद नहीं, पर उसका सार यह था कि वह चिंतित न हो। नटराजन उसके रहने का प्रबंध कर देगा और शाम को वह फ़ोन पर मनीष से बात कर लेगा और फिर जैसा भी कुछ निश्चय हो। यह सब कहते हुए नटराजन को गोरे चेहरे पर दो बड़ी बड़ी तरल विश्वास भरी आँखों का ही ज्ञान रहा। उसी क्षण उसके मन में उस पर छा करने, उसे कभी कोई कष्ट न होने देने की भावना जन्म आई। विजी उसके साथ आकर कार में बैठ गई और कार जब शहर की ओर चली तो विजी अपने को संयत न कर सकी। नटराजन की ओर पीठ करते हुए वह दाईं ओर थोड़ा सा मुड़कर बैठ गई और बाहों पर सिर रखकर रोती रही। कितनी दुबली पतली असहाय सी लग रही थी तब। नटराजन के मन में मनीष के प्रति अत्यंत क्रोध उमड़ आया। बाद में जब जब भी विजी का पक्ष ले मनीष से लड़ा, मनीष ने विद्रोह भरी हंसी से कहा, विजी को तुम चाहते हो ना, इसी से उसका दुख तुमसे नहीं सहा जाता। मनीष के कनाडा चले जाने के बाद नटराजन के मन में एक बहुत छोटी सी आशा जगी थी, पर वह शीघ्र ही जान गया कि विजी उसे सदा एक करुणामय मित्र की तरह समझती है। प्रेमी या पति कभी नहीं हो सकता। नया घर अभी भी तरतीब से सजा है। कमरे के बीच में कुर्सी पर बैठी मुकी सामने मेज पर झुकी हुई लिफाफे पर पते लिख रही है। नटराजन दरवाजे से टिककर खड़ा हो जाता है और मुकी को कुछ देर ताकता है। मुकी ने बादामी रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी है। गले में बड़े बड़े अनगढ़ मनकों की लंबी काली माला है। बिना बाहों का ब्लाउज, गोल चिकनी सांवली बाहें। नटराजन को देखकर मुकी ने कलम रख दी और हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। कमरे में बैठने को कुछ नहीं है, केवल एक कुर्सी है जिस पर मुकी बैठी है। पूरे कमरे में अंधेरा अंधेरा सा है। प्रकाश का एक वृत्त मेज पर है लिफाफे के ऊपर। क्या अब तक लैब में थे? मुकी ने पूछा। मुकी अपेक्षाकृत मंद स्वर में बोलती है, पर वह अस्वाभाविक नहीं लगता। नटराजन आकर मेज के पास खड़ा हो गया। मुकी की आंखें सचमुच लंबी हैं। पलकों पर बरौनियाँ जहाँ उगती हैं, शायद आई लाइनर से खींची गई काली रेखा है। बरौनियाँ घनी हैं और आँखों पर छाया सी है। माथे से ऊपर संवारे गए बाल कानों को पूरा ढके हुए हैं। होठ बहुत फीके गुलाबी हैं, पर यह सब कुछ मुकी पर बहुत फबता है। मुकी के व्यक्तित्व में ठहराव है। जो वह कुछ सोचती है उसे आवेष्टित करती है। विजी की तरह तुरंत विचलित या खुली हुई नहीं है। नटराजन ने चाहा कि वह विजी और मुकी की तुलना करना छोड़ दे, पर वह ऐसी आदत बन गई है कि सहज नहीं छूटती। नटराजन ने एक निमंत्रण पत्र उठा लिया और कहा, तुमने विजयलक्ष्मी को निमंत्रण भेजा? उसकी आंखें मुकी के चेहरे पर स्थित हैं, पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी नहीं भेज पाई हूँ। नटराजन ने निमंत्रण पत्र लिफाफे में डालते हुए कहा, यह मैं रख ले रहा हूँ, कल दे दूँगा। मुकी ने हाथ बढ़ाया और लिफाफा नटराजन से ले लिया। तुम क्यों कष्ट करोगे, मैं ही भेज दूँगी। बात खत्म हो गई। मुकी को यह प्रसंग अच्छा लगा या नहीं, नटराजन के पास यह जानने का कोई साधन नहीं था। उसने खाली कमरे में एक चक्कर लगाया। अभी नया फर्नीचर नहीं आया है। मुकी अपने पुराने फ्लैट से थोड़ा थोड़ा सामान लाती जा रही है। शयन कक्ष में बॉक्स, किताबें, कैनवसें दीवार के किनारे किनारे रखी हुई हैं। रसोई घर में उपहार रूप में आया तमाम सामान इकट्ठा हो गया है। मुकी हर काम बड़ी निष्ठा और चाव से कर रही है, पर नटराजन क्यों अपने को इस उत्साह में नहीं डुबा पाता। प्यार की बातें दोनों के बीच कभी नहीं हुई, यद्यपि काफ़ी समय दोनों ने साथ बिताया है, घूमने फिरने, पार्टीबाजी और उत्सवों में जाने में। मुकी ने कभी न प्यार मांगा न प्यार देने का वादा किया, जैसे दोनों ने ही सहज भाव से ग्रहण कर लिया कि विवाह के बाद सब ठीक हो जाएगा। पर अब नटराजन के मन में कुछ संशय जाग उठा। विजी अब भी मन को बांधे हुए है।
शायद मुकी भी मनीष को मिस करती हो। नटराजन को अपने बारे में भ्रम नहीं है। मनीष को स्त्रियां सहज ही आकर्षक पाती हैं। नटराजन दुबला पतला मझोले कद का बहुत कुछ श्रेष्ठ प्रवृत्ति का युवक है। कम बोलता है, अपने में सिमटा घिरा रहता है। मुकी को रिझा सके ऐसा है ही क्या। नटराजन ने देखा मुकी हाथ का काम छोड़कर उसे एकटक देख रही है। नटराजन ने थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने विचारों पर आवरण सा डालते हुए पूछा, तुम कब से यहाँ पर हो? शाम से ही आ गई थी। बची हुई किताबें पैक कर ली थी, सोचा नीचे कार में ही है अभी। शाम से ही आ गई थी, बची हुई किताबें पैक कर ली थी, नीचे कार में ही है अभी। मैं ले आता हूँ। नटराजन चलने को तैयार हुआ। नहीं, रहने दो। जब तक यहाँ सेल्फ नहीं है तब तक बॉक्स में रहने से कोई हर्ज नहीं। कब आ रही है सेल्फें? इस सप्ताह के अंत तक। पर्दे भी तब तक बन जाएंगे। मुकी कुर्सी पीछे खिसकाती हुई उठ बैठी और लिफाफे इकट्ठे कर बड़े से पर्स में डाल दिए। फिर वह नटराजन के पास आकर खड़ी हुई और खिड़की के पास देखने लगी। रात के समय बाहर देखने को रम्य कुछ भी नहीं है। दूर तक फैला काला प्रगाढ़ अंधेरा है और फिर बहुत बिजलियां, एक लंबी धूमिल पात। मुकी के इतने निकट होने पर उससे किसी महंगे सेंट की सुगंध आती है। नटराजन मौन है। मुकी ने पूछा, मुझे घर तक छोड़ने चलोगे? चलो। मुकी ने कार की चाबी नटराजन के हाथ में पकड़ा दी और दोनों साथ ही दरवाजे तक आए। और जब तक नटराजन ने ताला बंद किया, मुकी तिरछी सी खड़ी उसकी ओर प्रतीक्षा करती रही। नटराजन की कार बाहर खड़ी थी। नटराजन मुकी को उसके घर तक पहुंचाकर लौटने लगा। मुकी ने उतरते हुए एक बार खाने के लिए रुकने को कहा था, पर उसे असुविधा होगी यह कहकर नटराजन ने अस्वीकार कर दिया। मुकी अंदर चली गई और नटराजन एक अंधेरी सड़क पर कार मोड़ दी। अभी नींद नहीं आएगी यह जानकर उसका मन अपने घर लौटने का नहीं हुआ। सड़क सुनसान थी और तीव्र गति से दौड़ती कार की खिड़की से तेज हवा अंदर आ रही थी। दाईं ओर मुड़ने पर कब्रगाह है और विजी को कई बार इस ओर सैर के लिए ला चुका है। प्रारंभ में विजी और मुकी कितनी अच्छी मित्र थी। विजी को एयरपोर्ट से लाकर मुकी के पास ही छोड़ गया था, पर मनीष को मुकी से प्यार है यह जान विजी बाद में विक्षिप्त सी हो गई थी। उसने रोते हुए मुकी की बनाई पेंटिंग दीवारों से उतारकर फाड़ डाली थी। उसके गढ़े हुए बर्तन जमीन पर पटक दिए थे और जब मनीष की वर्जना का उस पर कोई असर नहीं हुआ तो उसने विजी को तड़ातड़ 2 चांटे मार दिए। तब नटराजन और न देख सका। मनीष को अलग करते हुए उसने विजी को पकड़ लिया था। विजी शिथिल गात उसकी पकड़ से सरक कर भूमि पर बैठकर रो उठी। मुकी यह सब सुनकर रसोई से निकली थी और उसके चेहरे का भाव अब भी नटराजन के मन पर अंकित था। शाम की शुरुआत ठीक थी। मुकी और विजी ने उन दोनों को भोजन पर बुलाया था। मनीष और विजी को बैठक में छोड़कर मुकी रसोई घर में चली गई और नटराजन के साथ जाकर उसकी सहायता करने लगी। शाम की शुरुआत ठीक हुई थी। मुकी और विजी ने उन दोनों को भोजन पर बुलाया था। मनीष और विजी को बैठक में छोड़कर मुकी रसोई घर में चली गई और नटराजन के साथ जाकर उसकी सहायता करनी चाहिए। मुकी ने कहा, यहाँ सब ठीक है नटराजन, सिर्फ सलाद बनाना है, मैं कर लूँगी। तुम तब तक बियर क्यों नहीं पीते? बैठक में न जाकर मनीष और विजी के एकांत में बाधक न बनने के लिए नटराजन टेरेस पर चला गया, जहां न चाहते हुए भी उनके वार्तालाप का कुछ अंश उसके कानों में पड़ता रहा। शायद विजी ने कहा कि यहाँ आकर अभी तक विवाह न होने के कारण उसकी काफ़ी बदनामी हो रही है। मनीष का उत्तर वह सुन न सका, पर अचानक ही चीखने झगड़ने और चीज़ों के फेंके जाने के स्वर से नटराजन चौंक कर कमरे की ओर झपटा। परिचित भीरू विजी प्रचंड दुर्दमनीय बन गई थी। बाद में नटराजन द्वारा झकझोरे जाने पर उसने चौंक कर आंखें खोली, जैसे होश में आई हो। फिर उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और उसने कहा, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकूँगी, मुझे कहीं और जगह ले चलो।
समझा बुझाकर नटराजन ने उसे जाकर सैया पर लेटने को बाध्य किया। विजी का चेहरा ऐसा हो आया था कि उसके अंदर का सारा प्रकाश बुझ गया हो। वह बिना प्रतिवाद किए शयन कक्ष में चली गई। नटराजन जब विजी को अंदर भेजकर मुड़ा तो देखा कि मुकी भूमि पर से फटे कागज के टुकड़े इकट्ठे कर रही है। फिर उनसे तांबे का दीपा घर उठाया जो मेज के नीचे जा पड़ा था और उन पर पड़ गए गड्ढों को बार बार छूने लगी। मनीष इस बीच जा चुका था। इन सब के लिए आप मुझे ही दोषी ठहरा रहे होंगे, नटराजन को अपनी ओर देखते पा मुकी ने कहा। फिर वह उठकर खड़ी हो गई और बोली, अगर मनीष को मैं विजी से अच्छी लगती हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष? आप ही बताइए। यदि मैं विजी से अधिक आकर्षक और सोफिस्टिकेटेड हूँ तो क्या यह कोई अपराध है? मुकी की इस बात पर नटराजन ने चकित हो उसको देखा, पर यह सब बहुत स्पष्ट दो टूक भाव से कहा गया था। इसमें न दंभ था न अहंकार। मुकी शायद कुछ लोगों को विजी से अच्छी लगी। रंग सांवला पर आंखें लंबी, होंठ सुगढ़, देययष्टि सानुपात, उठने बैठने में एक लचक, चारों ओर एक व्यक्तित्व वैशिष्ट्य का आभास। मनीष और मेरी रुचि मिलती है, वह लेखक, मैं कलाकार। विजी इज़ अ नाइस गर्ल। मगर उसने मनीष से व्यक्ति को आजन्म पकड़कर बांध रखने को है ही क्या? मुकी अभी भी उद्वेलित नहीं होती। उसके स्वर में एक ठंडापन है। वह विजी की तरह केवल एक गृहिणी मात्र बनकर संतुष्ट नहीं रह सकेगी। पर इसके बाद जब विजी ज्वर और सर्दी के कारण बीमार हो गई तो मुकी ने ही एम्बुलेंस बुलाकर उसे यूनिवर्सिटी अस्पताल में भेजा। अगली सुबह विजी के लिए गुलाब का एक फूल खरीदकर नटराजन उसे देखने गया। विजी अनिश्चित भाव से थोड़ा मुस्कुराई। नटराजन उसके कृत्रिम रोष से देखने लगा। कुछ देर दोनों चुप रहे। तकिए के सिराहने टिकी विजी हाथों में गुलाब की लंबी डंडी घुमाती रही। फिर पतली सी आवाज़ में बोली, एक काम कर दोगे? कहो। कहीं एक छोटा सा सस्ता सा अपार्टमेंट ढूंढ दो। मैं उस डायन के साथ नहीं रहूँगी। आगे इस पर बात नहीं हुई। इधर उधर की छोटी छोटी निरर्थक बातों में समय बीत गया। दोनों ही और एक तनाव सा था। नटराजन चलने को उठा तो विजी ने पूछा, नटराजन, वो मनीष कैसे हैं? ठीक हैं, कहते हुए नटराजन ने झुककर उसके बाल थपथपा दिए। अगले 2 दिन अपार्टमेंट ढूंढते हुए बीते। इसी बीच लाइब्रेरी जाकर भी कुछ लोगों से मिल आया। भारतीय भाषाओं की पुस्तकों की कैटलॉगिंग करने के लिए एक जगह खाली थी। वहाँ विजी काम करे इसका प्रबंध किया और फिर लाइब्रेरी के पास ही एक छोटा सा अपार्टमेंट भी मिल गया। एक कमरा, छोटी सी रसोई, बाथरूम। विजी के अस्पताल से लौटने से ही पहले नटराजन ने उसका सामान वहाँ पहुँचा दिया। सामान मुकी ने पैक कर दिया था। वह नटराजन के साथ आकर चीज़ें ठीक कर गई थी। बाजार से थोड़ा ज़रूरी सामान, फल, दूध, मक्खन आदि लाकर रेफ्रिजरेटर में रख दिया। फिर उदास सी दीवार पर एयर इंडिया का कैलेंडर लगा दिया। ना चाहते हुए भी नटराजन को लगा मुकी भली है, उदार है, और इसी से मन में थोड़ी सी श्रद्धा जगी। विजी ने लौटकर पहली बार अपना नया घर देखा। कुछ देर चुपचाप खड़ी रही, फिर कहा, तुमने सामान जमाने की क्यों जहमत की? वह तो मुकी आकर ठीक कर गई है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। ओह, विजी ने कहा और दूध की बोतल सिंक में उलट दी। विजी, मेरे सामने फिर उसका नाम मत लेना नटराजन, विजी ने कहा। इसी स्मृति से जुड़ा एक और प्रसंग है। नटराजन प्रायः विजी की ओर चला जाता था, चाहता कि उसे किसी तरह उलझाए रखे जिससे विजी को अधिक सोच विचार कर अपने को दुखी करने का मौका न मिले। कभी उसे सिनेमा ले जाता और यदि समय हुआ तो 30-32 मील दूर वाशिंगटन, विशेषकर जब मार्च अप्रैल में वहाँ चेरी के फूल खिलने लगे। पहली बार विजी ने गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी थी। उस पर ढेर सारे आड़े तिरछे सीधे सफ़ेद हाथी छपे हुए थे। उस साड़ी के गहरे नीलेपन ने विजी के चेहरे का गोरापन बढ़ा दिया था और वह बहुत कोमल अनछुई सी लग रही थी। बाद में जब कभी भी विजी को बाहर जाते देखा तो उसी साड़ी में। फिर वह साड़ी आँखों में चुभने सी लगी और मन में रह रहकर प्रश्न उठने लगा कि विजी शादी की तैयारी में सूटकेस भर जो साड़ियाँ लाई थी उनमें से क्यों नहीं पहनती। एक दिन न रहा गया।
हंसी में पूछ बैठा, जब देखता हूँ यही साड़ी पहने देखती हो, बहुत अच्छी लगती है क्या? विजी ने दीर्घ समतल दृष्टि से देखते हुए हल्के से उत्तर दिया, बाकी साड़ियाँ मुकी ने रख ली है, किराया बाकी था ना। कुछ पल चुप रहकर नटराजन ने पूछा, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? विजी चुप रही। नटराजन ने कुछ आगे झुककर कहा, विजी तुम अब भी मुझसे दुराव सा रखती हो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे हर दुख हर चिंता का भागीदार बन सकूँ। मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम अपना ही समझो। विजी जो अब तक बैठी पोटोमैक नदी के उस पार एयरपोर्ट की बिजलियां देख रही थी, अत्यंत त्रस्त हो उठी। एक झटके के साथ खड़े होकर उसने उससे कहा, आगे कुछ मत एक झटके के साथ खड़े होते हुए उसने कहा, आगे कुछ मत कहना नटराजन, मैं तुमसे विनती करती हूँ। नटराजन कुंठित हो चुप हो गया। उसके बाद विजी जैसे खो गई। नटराजन ने अपने को काम में व्यस्त कर लिया और बिजी लाइब्रेरी के बेसमेंट में कहीं छिप गई। नटराजन की दृष्टि से ओझल। जून में मनीष सामान बांध बूंध कर कनाडा चला गया और विजी वाशिंगटन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में काम करने लगी। अकेले घर में गर्मी बिताते हुए नटराजन को लगता कि अब जिधर भी मुड़ता है हल्के रंगों की सूती साड़ियों में मुकी ही दिखाई देती है। मुकी जिसे पार्टियों में भी ले जाया जा सकता है, जो कुछ ही देर में आकर्षक स्वादु भोजन तैयार कर देती है और जिसकी दृष्टि हर समय नटराजन को पुरुषत्व का बोध कराती रहती है। हर सुबह दैत्याकार मशीनों के शोर से ही आंखें खुलती हैं। घर के बिल्कुल पास यूनिवर्सिटी की एक बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है। उस सुबह जाकर विजी निश्चल पड़ी हुई सीमेंट की मशीन का भारी घरघराना सुनती रही और रह रहकर लगता रहा कि ऐसी ही एक मशीन के बीच आकर वह चूर चूर हो गई है। कई दिनों से वही सब फिर दोहराया जा रहा था। पहले मन पर छा जाने वाली घनघोर उदासी, बिना कुछ खास खाए हुए पूरा पूरा दिन बिता देना और एक अव्याख्येय अकुलता से ऊपर नीचे डोलते रहना। विजी अपने आप को धोखा नहीं दे पाती। वह जानती है कि मुकी और नटराजन का विवाह उसे जरा भी रुचि नहीं रहा है। वाशिंगटन से मैरीलैंड लौटी ही थी कि मिसेस चंदेला से भेंट हो गई। बोली, मुकी अब लड्डू खिलाने वाली है। क्यों? विजी ने पूछा। नटराजन और मुकी ब्याह करने जा रहे हैं। आप ही इनविटेशन लिखे हैं, आप ही बांट रही हैं। तुम्हें नहीं मिला क्या? अरे साला, नटराजन और मुकी ब्याह करने जा रहे हैं, आप ही इनविटेशन लिखी हैं, आप ही बांट रही हैं। क्यों, तुम्हें नहीं मिला क्या? मिसेस चंदेला मुकी को कभी अच्छी नहीं लगी। उसकी झुंझलाहट थोड़ी सी और बढ़ गई जब उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी बारी कब आ रही है विजयलक्ष्मी? कनाडा कब जा रही हो? वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई, पर मन में कुछ आंस रहा था। एक बार भी नटराजन ने व्यक्त नहीं किया कि मुकी से उसकी मित्रता है, और मित्रता इतनी बढ़ गई। विजी ने चाहा कि एक के साथ इस बात को मन से झटक दे, पर वह तो कुंडली सी मार मन विचारों पर जम गई थी। विजी ने वसंत की उस संध्या को याद किया जब नटराजन ने घुमा फिराकर यह कहना चाहा था कि उसे विजी अच्छी लगती है। विजी ने नटराजन को एक मित्र के रूप में ही देखा था। तब वह घबरा उठी थी कि यदि नटराजन को स्पष्ट कहने का अवसर दिया तो उत्तर में न कैसे कहा जाएगा। उसके कितने आसानों से लदी थी और नटराजन को पति रूप में स्वीकार करना तब असंभव सा लगा था। नटराजन बहुत भला था, सहायता को तत्पर, उदार, विशाल हृदय, पर विजी को तब भी आशा थी कि शायद मनीष उसके पास लौट आए। 3 महीनों में अलग अकेले वाशिंगटन में रहकर विजी ने बार बार इस बारे में सोचा था, अपने को अनेक प्रकार से समझाया था और अंत में इस निश्चय पर पहुंची थी कि मनीष की जगह नटराजन नहीं ले सकता। यह ठीक है, पर नटराजन के साथ भी तो नई जिंदगी गढ़ी जा सकती है। इसलिए विजी बहुत कुछ इस मनस्थिति में थी कि यदि नटराजन ने फिर से यह प्रसंग छेड़ा तो वह कह देगी कि उसे सब कुछ स्वीकार है। पर यहाँ आकर जाना कि मुकी ने एक बार फिर उसे पराजित कर दिया है। निमंत्रण तक बट गया और विजी को अपने को इन झूठे सपनों में बहलाती रही कि नटराजन को वह बहुत बहुत अच्छी लगती है, कि नटराजन उसे फिर कुछ अवश्य पूछेगा। अब मुखी की गर्दन पकड़कर उसे भींचने की इच्छा होती है। मन होता है कि उसकी कॉफ़ी में जहर मिलाकर पिला दे, उसके अपार्टमेंट में आग लगा दे और सिल्क की तहों में लेटी मुखी लपटों में घिर जाए और उसकी चीखें धुएं और चटकती लकड़ियों में खो जाएं। विजी ने माथे पर हाथ रख लिया, जैसे इन विचारों पर प्रतिबंध लगा देगी। पर मुकी के लिए जो वैर भाव है रोम रोम में भीग गया है, उसे कम से कम अपने से नहीं छिपाया जा सकता। विजय चाहती है कि कुछ ऐसा कर सके जिससे मुकी तड़प कर रह जाए, जिससे बहुत बहुत दिनों तक उसके मुख पर हंसी ना आए और वह ऊंचा
दर्प भरा सिर नीचे झुक जाए। नटराजन के कहने से वह मुकी के पास रहने को तैयार तो हो गई थी, पर उस पहली ही भेंट में वह जान गई थी कि मुकी ने एक दृष्टि डालकर उसे हेय जानकर त्याग दिया है। विजय को मुकी में ऐसा विशिष्ट तो कुछ न दिखाई दिया। साधारण रंग रूप, कटे हुए बाल कानों को पूरा ढके हुए थे और अकेले घर में भी बहुमूल्य साड़ी पहने थी। और तब विजय अपने को बहुत शैबी, बहुत हल्का सा अनुभव करने लगी। बाद में जाना कि मुकी के पिता अत्यधिक धनी थे और उसकी सारी शिक्षा विदेश में हुई थी। 3 साल अमेरिका में रहकर भी उच्चारण इंग्लिश था। यह फ्रेज 3 कॉफ़ी हाउस में गई रात तक बैठी रहती थी, ऊंची साहित्यिक बातें करती थी और अंग्रेजी में कविताएं लिखती थी, जो कि कभी कभी भारत में भी छप जाती थी। विजय अपने स्वभाव के झेंपूपन पर कभी कभी लज्जित हो आती और अपनी भारतीयता पर मुकी और उसके मित्रों के व्यंग्य से कभी कभी छिप कर रो लेती। वह स्मार्ट या आधुनिक नहीं थी, होती भी कैसे। बीए में पहली बार लड़कों के साथ क्लास में बैठा ना हुआ, तब भी सब लड़कियां झुंड बनाकर क्लास में जाती, साथ साथ बैठती और इकट्ठे ही लौट आती। मनीष से परिचय तो मौसी के घर हुआ था और उन्होंने भी जैसे आंखें बंद कर ली और दोनों के मिलने जुलने पर रोक न की। शायद सोचती होंगी कि मृत बहन की लड़की इसी तरह ठिकाने लगे। वैसे घर में किसी को कोई चिंता न थी। सगाई की रस्म ऐसे ही हो गई थी, ना इधर से कोई आया ना उधर से। मनीष के यहाँ चले आने के बाद भी पत्र व्यवहार होता रहा और 1 साल बाद अपने लौट आने के बजाय उसने विजय को बुला भेजा तो विजय ने अपनी माँ के गहने मौसी के द्वारा ही बिकवा कर आने का प्रबंध किया था। पिता नाराज हुए थे, विमाता भुनभुनाई थी, पर गहने नाना के दिए हुए थे, इसलिए किसी का वश न चला। पर यहाँ पहुँचने पर पाया कि मनीष मैक्सिको गया है। यह बात विजय को बहुत खटकी थी, पर करती उन लंबे कार्यहीन दिनों को नटराजन ही ने भर दिया था। अपनी लैब से छुट्टी पाकर रोज़ ही उसे शहर के लिए ले जाता था। कभी कभी वाशिंगटन में पूरा दिन बीत जाता था। तब मुकी ने अजीब बहकी बहकी बातें करने शुरू कर दी थी। एक दिन बोली, मनीष लौटने पर पाएंगे कि उनकी भावी पत्नी को उनके मित्र ने हड़प लिया है। क्या? विजय ने अचकचाकर पूछा। कैसी भोली हो, उनकी आंखें नहीं देखती, तुम्हारे चेहरे से हटती नहीं है। नटराजन की तो लैब थी और वे थे, किसी लड़की से मतलब न था। अब रोज़ वाशिंगटन की सैर होती है, कभी लिंकन मेमोरियल घुमाया जा रहा है, कभी जेफरसन। मुकी उस समय कैनवास पर रंग लगा रही थी। ब्रश को थोड़ा सा हवा में उठाकर बोली, और विजय, यदि तुम्हारी जगह मैं होती तो दोनों में से नटराजन को ही चुनती। 6 साल से यहाँ है, PhD है, इंडिया जाकर जोरदार नौकरी मिलेगी। यहाँ भी 8,000 तो मिल ही रहे होंगे। मनीष के पास तो एक टुटपुजिया फेलोशिप ही है। विजय से कुछ देर कुछ भी कहते न बना। फिर उसने कहा, कैसी बातें करती हो मुकी, नटराजन मेरे लिए बड़े भाई के समान हैं, मैं उन्हें इसी दृष्टि से देखती हूँ। मुकी हंसने लगी। ब्रश रखकर उसने आगे झूल आए बालों को पीछे करते हुए कहा, तुमने भी क्या वही संकुचित गली मोहल्ले वाली बात करी है। नटराजन तुम्हारे भाई कैसे हो गए? वे मैसूर के हैं, तुम पटना से आई हो। तुम में और नटराजन में केवल एक रिश्ता है। तुम एक सुंदर स्वस्थ युवती हो और वे एक ऐसे युवक जिन्हें तुम अच्छी लगती हो। ऐसी सिचुएशन में मालूम है क्या होगा? बस मुकी, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मुझे और मेरी मान्यताओं को तुम अलग छोड़ दो, विजय ने बुरा मानते हुए कहा। और अब यह विवाह होने जा रहा है। उसने निश्चय ही नटराजन से अधिक उसके वेतन व भविष्य की संभावनाओं का ख्याल किया होगा मुकी ने। विजय को यह दृढ़ विश्वास है, पर दुख तो इस बात का है कि नटराजन कैसे मूड हो गया। क्या वह मुकी की असलियत नहीं जानता? विजय ने उठकर चाय का पानी स्टोव पर रख दिया और हथेली पर 2 एस्प्रिन की टिकिया रख उन्हें कुछ देर तक देखती रही। पटना में सब कुछ वैसा ही होगा। विमाता का बुदबुदाना, पिता की लंबी चुप्पियाँ या खीज, झुंझलाहट भरा स्वर, छोटी बहन का रेडियो के साथ फिल्मी गीत गाना। क्या कभी किसी को उसकी विजयलक्ष्मी की कभी भी याद नाती होगी? इन 1.5 सालों में कितनी दूर आ गई है वह। मुड़कर देखने से मन में ऐसा आश्चर्य भर जाता है कि क्या कभी उसकी ज़िंदगी इससे भिन्न भी थी। अब तो लाइब्रेरी का बेसमेंट है और किताबों के ऊंचे ऊंचे ढेर हैं। कभी कभी काम करते हुए कुछ याद आ जाता है, मनीष की बाहों की घसी जकड़, उसका मुस्कुराना और कभी कभी वह क्रूर शब्द। तब विजय यहाँ से कहीं दूर चली जाना चाहती है। वह जानती है कि वापस लौटना असंभव सा ही है। कहाँ से आएंगे किराए के पैसे और किस मुंह से पिता की देहरी पर जाकर खड़ी होगी। कहीं और नौकरी कर सकती है, पर जैसे विजय के अंदर की समस्त शक्ति रिस गई है। उस छोटी सी रसोई में खड़ी विजय सोचती है कि औरों की तरह सहज सरल जीवन क्यों नहीं हुआ उसका। कब अजाने ही कुछ ऐसा घट गया जिससे वह औरों से अलग छिटक गई। यदि मनीष पर विश्वास न किया होता तो शायद इस दशा तक न पहुंचती। यदि मुक्ति सी कुटिलता आती तो आज अकेले यूँ अपने से द्वंद्व न करना पड़ता। चाय का पानी उबलने लगा।
एंजाइम लैब से लाइब्रेरी तक पहुंचने में 7-8 मिनट लगते हैं, पर 4:45 बजे लैब से निकलकर वहां पहुंचने तक नटराजन ने 15 मिनट लगा दिए और तब पाया कि विजी अभी अभी लाइब्रेरी की सीढ़ियां उतर रही है। नटराजन को देख वह थोड़ा सा मुस्कुराई और आकर लाल बत्ती के पास खड़ी हो गई। 8 घंटे कड़े श्रम के बाद मुख क्लांत हो ही जाता है, पर उसके व्यवहार में कल जैसी रुखाई न थी। अधिक बातें न हुई और सड़क पार कर दोनों अपनी गलियों में आ गए। विजी का घर पहले आया और पिछले दिनों की तरह फिर काफ़ी के लिए पूछा गया। स्वीकृति देकर नटराजन अंदर आया तो एकाएक मस्तिष्क में कौंध गया कि यदि विजी ने कॉफ़ी के लिए न पूछा होता, उसे रास्ते चले जाने दिया होता तो बहुत बुरा हो लगता। नटराजन विजी के पीछे पीछे रसोई तक चला गया और बोला, एक प्रार्थना है। क्या? विजी के प्रश्न भरे नेत्र उसके मुख पर ठिठक गए। आज खाने को कुछ ना बनाना। उसके कहने के ढंग पर विजी थोड़ा सा हंसती। नटराजन को वह हंसी उजली धूप सी सुखद लगी। बहुत बुरा बना था ना, फिर भी तुमने खा लिया। विजी की रसोई इतनी छोटी है कि 2 लोग खड़े नहीं हो सकते। सिंक में एक प्लेट पर पानी गिर रहा था। विजी ने कॉफ़ी नापकर परकोलेटर में डालते हुए कहा, तुम चलकर बैठो, मैं अभी आई। नटराजन वापस लौट आया। कुछ देर में जब विजी लौटकर आई तो टूटी हुई मैत्री पुनः स्थापित हो गई। ऐसा ही कुछ भाव उसके मुख पर था। नटराजन ने मेज पर पैर टिका लिए थे, उन्हें समेट लिया और कहा, तुम्हारे किसी काम में बाधा तो नहीं दे रहा हूँ विजी? ना। विजी ने अपनी साड़ी की सलवटें चिकनी सी करते हुए कहा, व्यस्त तो तुम होंगे ही आजकल। कुछ विशेष नहीं, अगले सप्ताह छुट्टी पर जाने से पहले लैब में थोड़ा काम निपटाना है बस। अपार्टमेंट तो ठीक हो गया है, फर्नीचर आने पर जमाना बाकी है। विजी कल से अधिक रिलैक्स्ड लग रही थी। उसने हरे रंग की बिना किनारे की सूती साड़ी पहन रखी थी। वह इधर काफ़ी दुबली हो गई है। चेहरे पर पीलापन सा है, पलकें घनी हैं और नीचे तरल आँखें चमक रही हैं। वह उसे एकटक देखता रहा। एक बात कहूँ, बुरा तो न मानोगे? विजी ने पूछा। रसोई में कॉफ़ी परकुलेटर खुदबुद करने लगा और कॉफ़ी की सुगंध पूरे कमरे में भर गई। कहो। बहुत आनंदित उत्सुक दूल्हे से नहीं दिखाई देते। कुछ अनमने, कुछ उदास से नजर आते हो। नटराजन चौंक गया। संभलने के लिए कुछ क्षण लेता हुआ बोला, जैसी कि तुम दिखती थी उन दिनों, उल्लसित, निरंतर मुस्कुराती हुई। विजी रसोई में जाकर परकुलेटर ले आई और मेज पर रखती हुई बोली, अब सोचती हूँ कि वे भी क्या दिन थे। कितने सपने, कितनी उमंगें, कितनी नादान, कितनी विश्वास भरी। इन 1.5 वर्षों में कितनी पक गई हूँ, जैसे 10 वर्ष जी लिए हों। तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगता है? अकेले रहना तो नटराजन किसे अच्छा लगता है। कभी खिन्न हो जाती हूँ, दीवारों से सिर टकराना चाहती हूँ, फिर अपने को संभाल भी लेती हूँ। इसी से मैं किसी उपलब्धि की चेष्टा करती हूँ। नटराजन को लगा विजी सचमुच बड़ी हो आई है। पहले तो रह रहकर हंसती थी और निरर्थक बातें करती थी। अच्छा नटराजन, तुमने बताया नहीं तुम इस विवाह से प्रसन्न हो? पूछ तो लिया, पर उसी क्षण विजी को लगा कि इतना उद्धत व्यक्तिगत प्रश्न उसे ना पूछना चाहिए। जैसे रह रहकर भूल जाती है कि नटराजन के जीवन में एक नया आयाम आ गया है। वह मुकी का पति बनने जा रहा है। विजी अब उसके लिए कुछ नहीं है। कभी कुछ थी, अब मित्र परिचिता, अब मात्र परिचिता है। अब मुकी उसके जीवन के समग्र अनुभवों की संगिनी बनेगी। हाँ विजी, मुकी सचमुच बड़ी भली है, बहुत अच्छी है, विजी ने कहा। नटराजन ठठा कर हंस पड़ा। छल कपट तुमसे नहीं निभता विजी। मुकी की प्रशंसा करने का प्रयत्न न करो। मैं जानता हूँ कि तुम उसकी परछाई तक से घृणा करती हो। आश्चर्य है कि मुझे तुमने अब तक घर से बाहर क्यों नहीं किया। विजी का चेहरा अप्रतिभ हो आया। क्या लोग बदलते नहीं? धारणाएं नहीं बदल सकती? ओह विजी, यू आर सो स्वीट। अच्छा, कॉफ़ी दोगी या नहीं? विजी के पास से उठकर नटराजन अपने घर आया। अलमारी में थोड़े से आवश्यक कपड़े छोड़ उसने बाकी चीज़ें सूटकेस में रखी और फिर मुकी को उसके घर फ़ोन किया। खाली घर में घंटी देर तक बजती रही। नटराजन ने जान लिया कि वह नए घर में होगी। वह लिफ्ट में पर जाने के बजाय सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसने पाया कि वह सीटी बजा रहा था। दरवाजे खटखटाने पर मुकी ने खोला। वह भी गहरे हरे रंग की सूती साड़ी पहने थी, पर उसकी साड़ी में चौड़ा लाल बॉर्डर था जिसमें जरी के तारों का घना काम था। मैंने लैब में फ़ोन किया था पर तुम नहीं थे, मुकी ने कहा। नटराजन एक पल रुका, फिर बोला, विजयलक्ष्मी मिल गई थी, उसके साथ कॉफ़ी पीने चला गया था। मुकी दरवाजे के पास से हट आई, बोली, शिल्पी आ गई हैं, किताबें लगा रही थी। नटराजन ने कोट उतारकर कुर्सी पर डाल दिया। मुकी की दृष्टि उस पर पा उसने कोट उठाकर टांग दिया और कुछ हंसता सा बोला, अभी से डिसिप्लिन करने लगी। नटराजन का मन हल्का सा है। वह जानबूझकर नहीं सोचेगा कि इसका कारण क्या है, पर फिर भी जान रहा है कि आज विजी हंसी थी, खुली थी। विजी की हंसी मन को भाती है। चाहता है कि विजी पहले की तरह हंसा करे, विजी प्रसन्न रहे। किताबों को बक्से से निकालकर मुकी ने फर्श पर फैला दिया था। वह उठा कर नटराजन को देने लगी और नटराजन उन्हें रखने लगा।
साथ खानों की सेल्फ है, दीवार को पूरा ही ढक लिया है। जब सारी किताबें करीने से रख जाएंगी तो कमरा भरा भरा लगेगा। मुकी एक कपड़े से किताब की धूल पोंछती जा रही थी। तुम्हारी साड़ी धूल से अट जाएगी मुकी, लाओ मैं साफ़ करूँगा। पुरानी ही है तो, मुकी ने कहा। 3 खाने भर चुकने के बाद दोनों बक्सों पर बैठकर सुस्ताने लगे। कमरे में गर्मी सी हो रही है, बाहर थोड़ा सा टहलने चलोगे? चलो। कमरे में बत्ती जलती छोड़ दोनों बाहर निकल आए। नीचे पहुंचकर लगा कि शाम सचमुच ठंडी और मोहक है। सड़क की बत्तियां बहुत चमकीली और पेड़ चुप खामोश। नटराजन ने पूछा, कार पर थोड़ी दूर चलोगी मुकी? अच्छा। नटराजन ने दरवाज़ा खोला और मुकी रुक गई। नटराजन बाई सीट पर आ बैठा और कार स्टार्ट किया। बिना जाने उसने कार कब्रगाह की ओर मोड़ दी। कार में मुकी के सेंट की सुगंध है। दीर्घ मौन को तोड़ते हुए नटराजन ने पूछा, मुकी क्या तुम्हें यह सब सच लग रहा है? मुकी गर्दन मोड़ बाहर देखने लगी, जैसे इस बात का उत्तर नहीं देना चाहती। नटराजन को हरी साड़ी में लिपटी मुकी सच नहीं लगती। उसने आज तक मुकी का स्पर्श नहीं किया है। इस समय हाथ बढ़ाकर खुली बाँह छूना चाहता है, जैसे यह जानने को कि क्या उसकी त्वचा उतनी ही उष्ण और चिकनी है जैसे कि मनीष कहा करता था। कुछ समय पहले तक मन में भरी हुई अनजान सी खुशी टक्कर टूट गई। नटराजन के मन में अचानक अचरज सा भर आया कि वह बगल में इस नितांत अपरिचिता को बैठाकर कहाँ और किस लिए ले जा रहा है। क्या उसने मन में मुकी के लिए सचमुच कहीं महत्व या स्नेह छिपा है, या यह विवाह 37 साल के जीवन का अकेलापन दूर करने के निमित्त किया जा रहा है? पास बैठी नयनतारा मुखर्जी के बारे में वह क्या जानता है? नटराजन ने आकुल होकर पूछना चाहा। तुम क्या हो मुकी? तुम्हारा सत्य रूप क्या है? तुमने मुझसे विवाह करना क्यों स्वीकार किया है? क्या 27वें वर्ष में तुम्हें एक पति की कमी महसूस हुई, या मेरे लिए तुम्हारे मन में आदर के अतिरिक्त और भी कुछ है? क्या तुम वैसी ही लोभी, स्वार्थी, क्षुद्र हो जैसे कि विजी ने तुम्हें चित्रित किया है? क्या तुम उतनी ही सहज प्राप्य हो जैसा अवज्ञा से मनीष कहा करता था? बी केयरफुल, मुकी ने कहा। सक्रिय सड़क पर सामने से एक कार आती दिखाई दी और नटराजन ने अपनी कार जल्दी से बाईं ओर मोड़ी तो कार सड़क छोड़ कंकरीली भूमि पर उतर आई। सामने वाली कार तेजी से गुजर गई। नटराजन फिर सड़क पर आ गया और कुछ देर बाद याद आया कि मुकी ने बात का कोई उत्तर नहीं दिया है। विजी ना उस रात सो सकी, ना उसने अगली रात। और नटराजन विजी को अपनी लैब में आया पा चौंक उठा। हाथ का बीकर मेज पर रखकर वह लैब से बाहर निकल आया और बोला, क्यों विजी, खैरियत तो है? कुछ समय होगा तुम्हारे पास? विजी ने पूछा। हाँ। और विजी कुछ कहे इस प्रतीक्षा में खड़ा रहा, फिर बोला, आओ कॉफ़ी लाउंज में चलें, वहाँ इस समय कोई नहीं होगा। विजी चुपचाप साथ चल दी। कॉफ़ी लोगी? नहीं, कोका कोला। नटराजन ने मशीन में पैसे डाला, 2 बोतलें निकाली और फिर ढक्कन खोलकर एक विजी के आगे रख दी। मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बांधूंगी नटराजन। 2 दिन से लगातार सोच रही हूँ कि इस जिंदगी का क्या करूँ, समझ नहीं पाती। विजी रुककर नटराजन का मुँह ताकने लगी, फिर एकदम कह डाला, नटराजन मुझे $1000 चाहिए। मुझसे अब यहाँ एक दिन भी न रहा जाएगा। मैं वापस जाना चाहती हूँ। कुछ भी हो, वह अपना देश है, वे लोग मेरे अपने हैं। दे सकोगे नटराजन? विजी ने उसके चेहरे पर अपनी उत्सुकता कातर आंखें जमा दी। तुम इतनी जल्दी कैसे जा सकोगी? मैंने पता लगा लिया है, मुझे प्लेन पर जगह मिल जाएगी। न्यूयॉर्क से लंदन? नहीं, पहले मैं कनाडा जाना चाहती हूँ। ओह, नटराजन ने कहा। मालूम नहीं कब तुम्हें यह वापस कर सकूँगी, पर मुझे और कोई उपाय नहीं दिखता। पर विजी, तुम पूरी तरह श्योर हो ना? विजी ने सिर हिलाकर जताया कि हाँ। विजी का हठ नटराजन को मालूम है। नटराजन ने जेब से चेक बुक निकाली और $1500 का चेक लिख कर दे दिया। नटराजन, विजी ने कुछ कहना चाहा। अगर कुछ और ज़रूरत हो तो बताना विजी। मॉन्ट्रियल कब जाओगी? कल शाम। पर तुम एयरपोर्ट मत आना, अकेले ही जाना चाहती हूँ। पर नटराजन उसे एयरपोर्ट ले गया। विजी चुप थी। शायद वह भी वह दिन याद कर रही थी जबकि मनीष के स्थान पर नटराजन उससे यहाँ मिलने आया था। एक बात कहना चाहती हूँ नट्टू, विजी ने जहाज़ पर चढ़ने से कुछ क्षण पहले कहा। मेरे प्रति बहुत अनुदार मत हो जाना, थोड़ी सी करुणा। और उसका गला भर आया। उसे पहुंचाकर लौटते हुए नटराजन को लगता रहा कि जैसे उसके जीवन में कभी ना भर सकने वाले अनेक अभाव हो गए हैं। साथ ही थोड़ा सा धीरज की हर समय विजी की उपस्थिति दंश देने को न रहेगी। फिर नटराजन को याद आया कि अब तो कुल 3 ही दिन बचे रह गए हैं। शनिवार को कुछ मित्रों ने उसे और मुकी को भोज पर बुलाया है। रविवार को लैब के मित्र मिलकर नटराजन के लिए स्टैग पार्टी दे रहे हैं और सोमवार को 4:30 बजे सिविल सेरेमनी ही है। फिर उसी रात प्लेन लेकर
मेन चले जाएंगे और वहाँ 10 एक दिन बिताएंगे। मुकी के लिए उसकी माँ ने लाल बनारसी साड़ी संग की चूड़ियाँ कुमकुम भेजा है, वही पहनेगी। इस बीच फर्नीचर आ गया है, करीने से रखा भी गया है। घर भरा पूरा लगता है। रसोई अत्यंत आधुनिक है, सफ़ेद और हल्की पीली। मुखी ने 5 के 5 चमकदार स्टेनलेस स्टील के बर्तन सजा दिए हैं। रेफ्रिजरेटर में कुछ बियर की बोतलें रख दी हैं। सब कुछ साफ़ सुथरा चमकता हुआ नया। नटराजन को मन में थोड़ा सा विस्मय है। मुखी घर गृहस्थी में इतनी रुचि लेगी, इसकी उसे आशा न थी। एयरपोर्ट से नटराजन अनमने भाव से अपने फ्लैट में लौट आया। थोड़ी चीज़ें पैक करनी थी, पर उन्हें वैसे ही छोड़कर वह कमरे में बैठा रहा। विजी जाते जाते भी एक बार मनीष से मिलने का मोह न छोड़ सकी। इस भेंट से उसे थोड़ी यातना ही और मिलेगी। पर नटराजन जानता है कि विजी के अंदर बल का एक स्रोत है। टूटती है, बिखरती है, पर अपने को संभाल लेती है। नहीं तो कोई और लड़की इन परिस्थितियों में पागल हो गई होती। 7 बजे नटराजन ने उठकर स्नान किया, धुले कपड़े पहने और फिर मुखी को लेकर कहीं बाहर भोजन करने के विचार से उसकी ओर चल दिया। सोच रहा था कि संध्या के अंत तक मुखी को बता देगा कि विजी चली गई है सदा के लिए। अब उसका नाम निशान, उसकी छाया तक दोनों के बीच में नहीं रहेगी। एक सूटकेस लेकर विजय लक्ष्मी आई थी और केवल वही लेकर लौट गई, पर साथ ही कितनी वेदना का भार भी। मुखी के घर ताला बंद था। नटराजन पैदल ही नए घर की ओर चल पड़ा। जो रंग भरे पत्ते पेड़ों पर छाए थे, जैसे 2-3 दिनों में ही झड़ गए थे और इस समय पैरों के नीचे आकर दीन आर्त स्वर कर रहे थे। और वे सारे ऊंचे पेड़ अपनी काली बाहें उठाए अपनी नग्नता में असहाय से खड़े थे। नीचे से लिफ्ट लेकर ऊपर तक पहुंचते हुए भी नटराजन यह निश्चय न कर सका कि वह मुखी को विजी के जाने का समाचार किस प्रकार देगा। कोई निकट का आत्मीय खो गया है ऐसा, या फिर ठंडे निर्विकार भाव से मुखी विजी चली गई है। अपनी चाबी से ताला खोल नटराजन ने दरवाज़ा अंदर ठेला। कमरे में आकर उसने पाया कि मुकी नए सोफे पर औंधी लेटी है। दाईं बाह शिथिल सी नीचे लटक रही है और बाईं को मोड़कर उस पर चेहरा गड़ाए है और उसका पूरा शरीर रह रहकर हिल रहा है। मुकी, उसने बहुत चिंतित हो आए स्वर में पुकारा। मुकी ने सिर उठाकर उसे देखा, फिर तेजी से बाईं उंगली से अंगूठी निकालकर उसकी ओर फेंकती हुई बोली, यह लो अपनी अंगूठी और चले जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बोलना तक नहीं चाहती। इस अप्रत्याशित घटना से नटराजन कुछ क्षण को स्तब्ध खड़ा रहा। फिर उसने झुककर मुकी के कंधे पकड़ लिए। क्यों मुकी, क्यों? मुकी ने उत्तर नहीं दिया। उसके शरीर में तड़पती मछली की तरह एक लहर दौड़ गई। नटराजन ने उसके कंधे छोड़कर झुककर फर्श पर गिरी अंगूठी उठा ली और मुकी की बंधी मुट्ठी को खोलकर उसमें अंगूठी ठूसता हुआ बोला, ऐसी आसानी से मुझसे छुटकारा नहीं पाओगी मुकी। मुझे बताओ ना, इतने दुख की क्या बात है? मुकी वेग से उठकर बैठी। सारे दिन रोने से उसकी आंखें फूलकर लाल हो आई थी और चेहरे पर गहरी अशांति थी। मुझसे पूछते हो क्या स्वयं नहीं जानते? मुझे तो रह रहकर यही आस्था है कि तुम इतने झूठे चालबाज कैसे हो सके। पूरी गर्मी तुम वाशिंगटन उससे मिलने जाते रहे, मुझसे एक बार भी नहीं बताया। मैं यहाँ फर्नीचर ऑर्डर कर रही थी, पर्दे बना रही थी, तुम वहाँ सैर कर रहे थे। तुमसे यह किसने कहा? नटराजन ने धीर कंठ से पूछा। जाने से पहले विजी मेरे पास आई थी, जिसे सदा से उसने नफरत की। उसे यह बताए बिना कैसे चली जाती? उसी ने बताया कि तुमने उसे $1500 दिए हैं डॉक्टर के पास जाने और इंडिया लौट जाने के लिए। पहले मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, मुझे ख्याल भी न था कि तुम इतना आगे बढ़ जाओगे। पर आज फर्नीचर की दुकान से फ़ोन आया कि मैंने जो चेक उन्हें दिया वह बैंक से वापस लौट आया कि पर्याप्त धन नहीं है। तब मुझे लगा कि मुकी का स्वर टूट गया और एक बार फिर भावनाओं की बाढ़ से उसकी आंखों में आंसू भर आए। विजी के सारे अत्याचार मैंने चुप होकर सहे। सोचती थी कि वह पागल है और नादान है। मुझसे विवाह का प्रस्ताव करके भी तुम उससे चुपचाप मिलते रहे, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। सोचती थी कि एक बार जब मेरे निकट आकर पहचान लोगे तो उसे भूल जाओगे। सोचा था कि तुम्हें इतना सुख दूंगी, एक लंबी सिसकी। मुकी, मेरी बात भी तो सुनो ना। अब कुछ नहीं सुनूंगी, मैं भी बहुत मनीनी हूँ। नटराजन, बहुत दर्द मेरे अंदर भी है और मैंने बहुत धीरज रखा, पर अब मैं और नहीं सह सकूंगी। गो अवे। यह विवाह नहीं होगा। मैं किस प्रकार तुम्हें आदर और श्रद्धा से देख सकूंगी? मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए था। मेरे पिता के पास बहुत धन है। मैं समझती थी कि तुम छल कपट से ऊपर अत्यंत विशाल हो और इसलिए मन ही मन प्रारंभ से ही तुम्हें चाहती आई थी। बाहर रात झुक आई, कमरे में सन्नाटा है। केवल नयनतारा का पतला टूट जाता उठता गिरता स्वर है। इतने दिनों से जो कुछ अंतराल में प्रच्छन्न रखा वह सब एक बारगी फूटकर बाहर आना चाहता है। नटराजन उसके पास सब कुछ सुनता चुपचाप बैठा रहा।
मुकी के शब्दों ने उसे हिला दिया है। वह समझ नहीं पा रहा है कि विजी ने चलते चलते ऐसा क्यों किया। उसे प्रतीक्षा है मुकी के थककर चुप हो जाने की, तब वह धीरे शब्दों में अपनी बात कहेगा। मन में आशा की नन्ही सी रेखा है कि शायद नयनतारा उसकी बात पर विश्वास कर ले। सो फ्रेंड्स, ये थी पूरी कहानी, और आगे कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।